आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक डाउनसाइड करेक्ट हुआ है और वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों स्टॉक साइडवे गया, एक बेस बनाया, कंसोलिडेशन किया, बॉटम बनाया, उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली दोस्तों स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 12 से 14% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो एक टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए और वो प्रेशर से प्राइस वाइज करेक्टेड हुआ डाउन साइड में। अगर आप देखो दोस्तों तो पहला लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, फोर्थ यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, उसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। पहले तो दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया जिसके तहत स्टॉक के अंदर जो गिरावट थी वहाँ पर अल्टीमेटली एक ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके जो बैक टू बैक लोअर लो सीक्वेंस थे वो अल्टीमेटली स्टॉप हुआ और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ। जब भी कोई स्टॉक के अंदर दोस्तों कंटिन्यू लोअर लोज के बाद जब पहला हायर हाइज लगता है तो हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम हिट हो गई और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है, कंफर्मेशन मिल गया है, करेक्शन इज़ ओवर। और दोस्तों देख लेते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों क्लियर कट हमें डाइवर्शन मिला है MACD के थ्रू। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ और आप लोगों को कंपेयर कराऊँ, दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोस के सीक्वेंस देखो ना और उसको कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन को, तो यहाँ पर क्लियर डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोस के सीक्वेंस देखो तो डाउन साइड टिल्ट हुए और वही अगर आप RSI के पीक देखो ऑसिलेशन के तो वो अपसाइड टिल्ट हुए फ्रेंड्स, जो हमें सिग्नल दे और वो यहाँ से ब्रेकआउट होकर जो हमें कंफर्म कर रहा है कि स्टॉक के अंदर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट हो चुका है फ्रेंड्स, जो अपसाइड में स्टॉक में एक मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियर कट ट्रायंगुलर पैटर्न मिला है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ से हमें क्लियर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है फ्रेंड्स। और उसकी जो नेकलाइन है फ्रेंड्स, अगर उसकी जो नेकलाइन निकल कर बताओ तो दोस्तों समवेयर अराउंड 1994 के आसपास आती है। और दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये जो नेकलाइन है यहाँ से हमें क्लोजिंग तो एक मिल गई है नो डाउट, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लोजिंग के बाद एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो नेकलाइन को दो नेकलाइन लेकर चलेंगे दोस्तों हम, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल है कि जब भी बहुत से स्टॉक में दोस्तों ऐसा होता है कि ब्रेकआउट के बाद अगर कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस खड़ा रहता है 2-3, तो यहाँ वहाँ पर चांसेस होते हैं पैटर्न ब्रेकआउट फेल होने की। फिर वो कोई भी स्टॉक हो, रिलायंस हो या कोई भी बड़ा एकदम दादा वाला कुछ भी हो, लेकिन सबके भी सारे के भी स्टॉक फेल होने के चांसेस होते हैं, भले 2% के लेकिन होते हैं, वो हमें मानकर ही चलना चाहिए। और उसका जो मेन कारण होता है ना ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस सेलिंग खड़े रहना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो ना तो ब्रेकआउट के बाद दो बड़े रेजिस्टेंस है। एक तो दोस्तों एक रेजिस्टेंस जो नॉर्मल कैंडल की जो स्विंग है वो है, और सेकेंडली यहाँ पर गैप भी खड़ा है। गैप तो चलो थोड़ा अपसाइड में है लेकिन यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो वो लिहाज से यहाँ पर हम दो नेकलाइन लेकर चलेंगे और जो सेकंड नेकलाइन है उसको फाइनल नेकलाइन मानकर चलेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस बैठी है। तो अब अभी जो नेकलाइन है वो 994 की है, लेकिन तुम्हें एक्चुअल नेकलाइन 1007 की पकड़ कर चलना है। 1007 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो हम एक्चुअल ब्रेकआउट मान के चलना, इसको भी चल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 994 के ऊपर हमें नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिल के चल सकता है, लेकिन दोस्तों फिर रिस्क भी फिर उतना ही रहेगा कि चांसेस रहेगा कि अगर रेजिस्टेंस अगर निकाल लिया तो वेल एंड गुड है, फिर तुम खड़े रह सकते हो। अगर रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाया तो दोस्तों फिर वो नीचे आएगा तो एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर है दोस्तों। फर्स्ट नेकलाइन को भी आप मान के चलो तो भी कोई
प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकंड को भी करो तो वेल एंड गुड है फ्रेंड्स। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों ट्रायंगुलर पैटर्न की। ये तकरीबन दोस्तों 12 से 14% की रेंज है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 14 टू 12% अपसाइड रनअप देगा। और वो लिहाज से अगर आप देखो ना तो दोस्तों स्टॉक का भी जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो तकरीबन 1140 का है फ्रेंड्स। 1140 और 1120 दोस्तों ये दो टारगेट्स हैं स्टॉक के। दोस्तों ये दो टारगेट्स निकल के आते हैं और इस दौरान बीच में कुछ स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा फ्रेंड्स। वो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस कहाँ पे खड़ी वो बता दूं दोस्तों। पहला तो रेजिस्टेंस यहाँ है जिसे हम ब्लू में कर देते हैं, और दोस्तों सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, और थर्ड रेजिस्टेंस ये जो गैप है वो फील करने आएगा तभी वहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। और दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर समझो इनकेस ये आप लोगों को अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल ऑलरेडी जो आ चुकी है दोस्तों उसके पास एक लोअर स्विक है, वहाँ पर अपने एडवाइज़र को पूछकर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, जिसे हम रेड में कर देते। और इन केस अगर आपकी जो एंट्री है वो 1007 के पास अगर होती है तो वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो ना तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा। अगर आप देखो फ्रेंड्स तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में बेहतरीन है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए हमें देखे दोस्तों। यही लेवल पे हमने देखा कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन मिला हमें MACD के थ्रू, और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न हमें ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से अगर आप देखो ना तो ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इनके स्टॉक अपसाइड चला गया और ये जो ब्लू लाइन है जहाँ एक रेजिस्टेंस बैठा है, एक सेलिंग बैठी है, अगर वो सेलिंग हैवी हुई और स्टॉक ने वापस शॉर्ट टर्म रिवर्सल मारा और नेक लाइन के पास वो रिटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया आगे आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में धकेलेगा। जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनकर खड़ा है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, रिलायंस हो, TCS हो, HDFC बैंक हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा दिग्गज हो, स्टॉप लॉस हिट हो गया यानी सीधा हमें निकल जाना है। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।